टॉर्क को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि फोर्स क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे टॉर्क की तरफ। तो फर्ज कर लें कि हमारे पास ये गाड़ी है, ठीक है जी, और ये गाड़ी ऐसे रेस्ट में पड़ी है, रेस्ट में खड़ी हुई है, ठीक है, और मैं इस पर लगाता हूं एक फोर्स, ठीक है। अब ये फोर्स इस गाड़ी को मूव करवा देगी, यानी कि फोर्स ने इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दिया, किस में? स्टेट ऑफ मोशन में। अब एक और सिचुएशन हम सपोज कर लेते हैं, ये गाड़ी ऑलरेडी मूव कर रही है। अगर ये ऑलरेडी मूव कर रही है तो ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो अगर ये फोर्स हम इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगाएंगे तो गाड़ी की जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, यानी कि गाड़ी में एक्सेलरेशन आ जाएगा। और अगर हम फोर्स इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट लगाएंगे तो ये गाड़ी स्लो हो जाएगी। इट मींस कि जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में भी लाती है और मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज भी करती है। इसका मतलब यह हुआ कि हम कह सकते हैं कि फोर्स चेंजेस मोशन, यानी कि ये फोर्स का एक इफेक्ट है, ये फोर्स का एक असर है कि वो मोशन को चेंज करती है, ठीक है। अब हम एक और सिचुएशन सपोज कर लेते हैं। मेरे पास फर्ज कर लें कि ये जो मार्कर है, ठीक है, इसको मैं यहां से ऐसे पकड़ लेता हूं। अब जहां से मैंने इसको पकड़ा है ये इसका पिवट पॉइंट है, ये इसका पिवट है, यानी कि इसके गिर्द ये रोटेट कर सकता है। और मैं क्या करता हूं, मैं इसके पिवट के बिल्कुल करीब एक फोर्स लगाता हूं जो कि आपको नजर आ रही है कि परपेंडिकुलर है। ये उंगली जो है मेरी, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो ही मैं ये फोर्स लगाऊंगा आप देख सकते हैं कि इसमें रोटेशन पैदा हो जाएगी, ठीक हो गया। अब अगर मैं फोर्स को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करता हूं और जितनी फोर्स मैंने पहले लगाई है उतनी फोर्स दोबारा लगाता हूं तो ये देखें पहले से ज्यादा टॉर्क पैदा हो गया। अब मैं फोर्स को पिवट पॉइंट से मजीद दूर कर देता हूं और फिर उतनी ही फोर्स लगाता हूं तो और ज्यादा टॉर्क पैदा होगा। अब इसको हम जरा व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट था जिसको हमने यहां से फिक्स किया हुआ था, ठीक है जी, ये इसका पिवट था और यहां पे हमने एक फोर्स लगाई, ठीक है। इस फोर्स की वजह से इसमें क्या पैदा हुआ? इसमें रोटेशन पैदा हुई, इसमें ऐसे रोटेशन पैदा हुई, ठीक है। अब जब इस फोर्स को हमने पिवट से थोड़ा दूर किया तो क्या हुआ? ये रोटेशन ज्यादा हो गई। हमने इस फोर्स को पिवट से और ज्यादा दूर किया, फोर्स हमने सेम रखी, लेकिन जो जो हम इस फोर्स को पिवट पॉइंट से दूर करते गए इसमें जो रोटेशन है, रोटेशन इसमें ज्यादा होती गई, ठीक हो गया। अब हमने फोर्स का एक और इफेक्ट देखा। पहले हमने देखा कि फोर्स क्या करती है? रेस्ट में पड़े जिस्म को मोशन में लाती है। फिर हमने देखा कि फोर्स चेंजेस मोशन, और अभी हमने देखा कि फोर्स जो है वो रोटेशन भी पैदा कर सकती है, वो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकती है। तो फोर्स का वो इफेक्ट जिसकी वजह से किसी जिस्म में, किसी ऑब्जेक्ट में रोटेशन पैदा हो जाए, फोर्स के इस इफेक्ट को टॉर्क कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक हो गया। अब आपने टॉर्क में दो चीजें देखी हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखूं टॉर्क, तो टॉर्क में हमने अब दो चीजें देखी हैं। पहली चीज हमने देखी है कि टॉर्क में फोर्स मौजूद थी, और एक दूसरी चीज हमने देखी वो था डिस्टेंस। हमने देखा कि जो जो हम डिस्टेंस को चेंज करते गए टॉर्क भी चेंज होता गया। इट मींस कि टॉर्क में फोर्स के साथ साथ एक और चीज भी शामिल है और वो है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। उसको हम भी देखते हैं कि वो क्या है। फिलहाल हम उसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है, ये फोर्स जहां पे लग रही है वहां से पिवट पॉइंट के दरमियान है। और एक और इस डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की एक और खूबी ये है कि ये फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हैं
कि ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स इसके परपेंडिकुलर है, या ये भी कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर है। इसलिए इस डिस्प्लेसमेंट का एक खास नाम रख लेते हैं हम, ठीक है। यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट इतना था, जब हम फोर्स यहां ले गए ये डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, हम फोर्स यहां ले गए तो ये डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। इस डिस्प्लेसमेंट का नाम हम रख लेते हैं जी मोमेंट आर्म। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है जो कि फोर्स और पिवट पॉइंट के दरमियान है और जो फोर्स के परपेंडिकुलर भी है, इस डिस्प्लेसमेंट का नाम है मोमेंट आर्म। इसका मतलब है कि टॉर्क में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दो चीजें टॉर्क को इफेक्ट करती हैं, या दो चीजों से टॉर्क प्रोड्यूस होता है। वो क्या क्या है? वो है एक फोर्स और दूसरा वो है मोमेंट आर्म, ठीक है। अब जो फोर्स है इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और मोमेंट आर्म को हम L से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं L इंटू एफ इज इक्वल टू टॉर्क, और टॉर्क का जो सिंबल है इसको हम टाउ बोलते हैं, टाउ। ये कैपिटल टी जो आपको नजर आ रहा है इसको टाउ बोलते हैं। टार्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट, टार्क प्रोडक्ट है दो चीजों का, किस किस का? फोर्स का और मोमेंट आर्म का, ठीक हो गया। तो यहां पर अगर हम टार्क का यूनिट निकाल लें तो टॉर्क में दो चीजें हैं, एक तो फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और ये दूसरा मोमेंट आर्म है। मोमेंट आर्म चूंकि एक डिस्प्लेसमेंट है, इसकी नेचर डिस्प्लेसमेंट जैसी है, तो इसका यूनिट मीटर होगा, तो टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर है। अब यहां पर यह भी सवाल पैदा होता है कि जी न्यूटन मीटर जो है ये तो बराबर होता है जूल के, ठीक है जी। तो ये जो न्यूटन मीटर है इसको हम जूल क्यों नहीं कह सकते? तो इस न्यूटन मीटर को जो टॉर्क का यूनिट है इसको हमने जूल नहीं कहना, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी, और टॉर्क का हम फार्मूला या उसका जो एक्सप्रेशन है उसको हम मजीद उसकी डेरिवेशन करते हैं। तो अभी हम देखते हैं जी टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी। उससे पहले हम ये भी देखते जाते हैं कि टॉर्क जो है, टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी, उससे पहले हम ये भी देखते जाते हैं कि हमने अभी भी कहा है कि टॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। अब इन दोनों में से कोई एक चीज भी अगर जीरो होगी तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये वही एग्जांपल हम दोबारा से ले लेते हैं। ये हमारा पिवट है और मैं क्या करता हूं, मैं फोर्स को पिवट पॉइंट पर ही लगा देता हूं, यहां पर ही फोर्स अप्लाई कर देता हूं। इस सूरत में आप देख सकते हैं कि हमारा जो मोमेंट आर्म है वो जीरो है। अब उसके जीरो होने की वजह क्या है? वजह बड़ी सिंपल है कि मोमेंट आर्म उस डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं जो पिवट पॉइंट और फोर्स के दरमियान होता है। अब फोर्स हमने पिवट पॉइंट के ऊपर ही लगा दी, तो पिवट पॉइंट और फोर्स के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए मोमेंट आर्म जीरो है। इस सूरत में कोई टॉर्क पैदा नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम टॉर्क ऑन रिजिड बॉडी देख रहे हैं। हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जी, ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, और इस रिजिड बॉडी में एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए P, ठीक है, और यहां पर ये पिवट पॉइंट है O। इस O के दरमियान, O और P के दरमियान जो पोजीशन वेक्टर है O से P तक, ठीक है, वो है R। यानी कि P का जो पोजीशन वेक्टर है O के हिसाब से विद रिलेटिव टू O वो R है। अब यहां पर हम एक फोर्स लगा देते हैं जी, कुछ डायरेक्शन उसकी यूं है, ये हमारी कोई फोर्स है। अब इसमें टॉर्क पैदा होगा, यकीनन टॉर्क तो पैदा होगा, लेकिन अभी अभी हमने पीछे कहा था कि टॉर्क में जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है या जो मूवमेंट आर्म है ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन यहां पर अगर मैं देखना चाहूं कि फोर्स और मूवमेंट आर्म के दरमियान एंगल क्या है, तो उसके लिए ये जो आर है, इस आर को मैं आगे एक्सटेंड कर लेता हूं, ठीक है, तो ये एंगल बन गया थीटा। अब आप देख सकते हैं कि आर और एफ, ठीक है, इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है जो कि 90 नहीं लग रहा, ये परपेंडिकुलर नहीं लग रहे। अगर फोर्स और मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर ना हो तो उस सूरत में फिर टॉर्क कैसे निकाला जाएगा? अगर तो मोमेंट आर्म और टॉर्क ये दोनों परपेंडिकुलर हो तो टॉर्क बड़ा सिंपल है, सिंपली आप एल और एफ को मल्टीप्लाई करें, टॉर्क आ जाएगा।
लेकिन अगर फोर्स और मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर टॉर्क कैसे आएगा? ये देखिए, यहां पर फोर्स और मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर नहीं है, यहां पर मोमेंट आर को हम आर से जाहिर कर रहे हैं, सॉरी मोमेंट आर्म को हम आर से या पोजीशन वेक्टर से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, अब इस फोर्स को हमने इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेना, इसके कंपोनेंट्स बना लेने हैं और फिर देखना है कि कौन सा कंपोनेंट मोमेंट आर्म के साथ परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स है, इसके कंपोनेंट्स बना लीजिए, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा, एफ वाई होगा, और ये क्या होगा, ये एफ एक्स होगा। अगर आप गौर करें तो एफ एक्स और एफ वाई में से कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का जो आर के परपेंडिकुलर है? ऑब्वियसली नजर आ रहा है एफ वाई परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि अगर फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो गए तो तभी ये डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट आर्म कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो यहां पर हमारी कंडीशन कब पूरी होती है? तब पूरी होती है अगर हम फोर्स के वाई कंपोनेंट को देखें। तो फोर्स का वाई कंपोनेंट और आर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों की वजह से टॉर्क होगा। तो अब हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा? अब हमारा टॉर्क होगा जी, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स का वाई कंपोनेंट और पोजीशन वेक्टर आर, ठीक हो गया। अब ये जो एफ वाई है, क्या हम इसको एफ साइन थीटा लिख सकते हैं? एफ वाई फोर्स का वाई कंपोनेंट, इसमें साइन थीटा आता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं एफ साइन थीटा, और ये मैं आर पहले लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा मेरे पास आर एफ साइन थीटा। अब यहां पर ये भी क्वेश्चन पैदा होगा कि हमने आर को पहले क्यों लिख लिया, हमने एफ क्यों पहले क्यों नहीं लिखा, तो ये भी हम बताते हैं क्यों लिखा हमने। अब ये बन गया आर एफ साइन थीटा। अब यहां पर एक और बात भी है, जब ये फोर्स इसमें टॉर्क पैदा करेगी इस रिजिड बॉडी में, ये देखिए जरा, ये रिजिड बॉडी है, यूं करके पड़ी है, और यहां पे लग रही है फोर्स। जब ये फोर्स इसमें टॉर्क पैदा करेगी तो रिजिड बॉडी में रोटेशन भी आएगा, ठीक है। अब ये रोटेशन जो है ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो आपको पता है कि रोटेशन की डायरेक्शन होती है, या तो रोटेशन क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है जी, यूं करके, तो रोटेशन की डायरेक्शन ये होगी राइट हैंड रूल से, और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होती है तो रोटेशन की डायरेक्शन ये होगी। अब ये डायरेक्शन यूं हो या यूं हो, दोनों सूरतों में ये जो रोटेशन की डायरेक्शन है ये इस आर के और एफ के दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम शो करने के लिए, आपको पता है ना कि डायरेक्शन को शो करने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, और यहां पर हम जो यूनिट वेक्टर यूज करने जा रहे हैं वो है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। उसकी वजह क्या है? क्योंकि रोटेशन की जो डायरेक्शन है, ये देखें, अगर ये रिजिड बॉडी ऐसे रोटेट करेगी तो रोटेशन की डायरेक्शन ये होगी। ये डायरेक्शन आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या यूज करते होते हैं? हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। तो देखिए ये कुछ सूरत हाल ऐसी बन गई है जी, आपने पढ़ा हुआ है जी कि अगर हमारे पास यूं हो ए बी साइन थीटा और यहां पे कोई यूनिट वेक्टर भी हो, तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पर बन रहा है आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, सारा कुछ पूरा है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ। सो टॉर्क, हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गई टॉर्क की, कि टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है मोमेंट आर्म का और फोर्स का। तो टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। तो ये तो हो गया जी टॉर्क। अब जरा हम टॉर्क के कुछ रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं जी। बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहां से निकलते हैं टॉर्क से, जो कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, जो कि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कुछ टॉर्क के। सबसे पहला रिजल्ट तो यह है कि टॉर्क इज काउंटरपार्ट ऑफ सॉरी, इसको हम कह सकते हैं रोटेशनल काउंटरपार्ट। तो टॉर्क इज रोटेशनल काउंटरपार्ट ऑफ फोर्स। अब ये रोटेशनल काउंटरपार्ट क्या बला होती है? अच्छा जी, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं टॉर्क वाले टॉपिक के।
तो पहला जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो है टॉर्क इज रोटेशनल काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स, और दूसरा जो रिजल्ट है वो है टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स। अब ये रोटेशनल काउंटर पार्ट क्या होता है? देखिए, जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करती है वही काम टॉर्क एंगुलर मोशन में करता है। ठीक है, फोर्स क्या करती है? फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। टॉर्क क्या करता है? टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स, इसका भी यही मतलब है कि जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करती है सेम वही काम टॉर्क एंगुलर मोशन में करता है। ठीक है, लीनियर मोशन में अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। इसी तरह से अगर कोई चीज रोटेट कर रही है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसमें कोई टॉर्क नहीं होगा। ठीक है जी, तो इट मींस कि टॉर्क जो है इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट, जिस तरह फोर्स करती थी, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स उसको मोशन में लेके आती है, और अगर वो मोशन में है तो फोर्स उसके मोशन को चेंज कर देती है। टॉर्क क्या करता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको रोटेट करवा देता है, और अगर कोई ऑलरेडी रोटेट कर रहा है तो उसकी रोटेशन को चेंज कर देता है। जी, एंड पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं टॉर्क की जो हमें अपनी डेली लाइफ से मिलती हैं। ठीक है, सबसे पहले स्पैनर है। स्पैनर से जब आप कोई नट खोलते हैं यूं करके तो आप एक्चुअली उसमें टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, जिससे नट में रोटेशन पैदा होती है, वो खुल भी जाता है और टाइट भी हो जाता है। दोनों आप या तो क्लॉकवाइज टॉर्क उसमें प्रोड्यूस करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर, जब आप घुमाते हैं स्क्रू ड्राइवर, जब आपने किसी नट को खोलना होता है या बंद करना होता है तो आप एक्चुअली उसमें रोटेशन पैदा कर रहे होते हैं, तो ये भी टॉर्क की एग्जांपल है। इसके अलावा डोर, जब आप दरवाजा खोलते हैं या बंद करते हैं तो एक्चुअली आप उसको रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसमें आप टॉर्क पैदा कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये जो बच्चे खेलते हैं सीसा, ठीक है, इसमें जब एक बच्चा नीचे होता है दूसरा ऊपर हो जाता है, अगर ये वाला बच्चा नीचे होगा तो इस डायरेक्शन में टॉर्क पैदा होगा। ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। और अगर ये बच्चा नीचे होगा तो इस डायरेक्शन में टॉर्क पैदा होगा। ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। आप हमने ये भी याद रखना है कि जो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है ये हमेशा हम इसको नेगेटिव लेते हैं। और अगर ये दोनों टॉर्क बराबर हो जाए, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, तो हमारा जो टॉर्क है, नेट टॉर्क है, वो जीरो हो जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी आपने पहले लेक्चर में सीखा है कि टॉर्क क्या होता है। ठीक है, आपने देखा कि जो लीनियर मोशन होता है उसमें फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, या नॉन टेक्निकली अगर मैं आसानी से समझने के लिए बात करूं तो आप यूं समझ सकते हैं कि लीनियर मोशन में फोर्स जो है वो मोशन को, ऑब्जेक्ट को मूव कराती है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर हम बात करें एंगुलर मोशन की, तो एंगुलर मोशन में टॉर्क वही काम कर रहा होता है जो फोर्स लीनियर मोशन में कर रही होती है, यानी कि रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें टॉर्क की जरूरत होती है। बच्चों, जब रोटेशन प्रोड्यूस हो जाती है तो हमने रिलेट करना है अब न्यूटन सेकंड लॉ। हमारा जो अभी जो हमने टॉपिक स्टार्ट कर लिया है ये है न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशन, यानी कि हमने लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन को आपस में रिलेट करना है। बच्चों, हमने देखना है कि लीनियर मोशन में फोर्स और एंगुलर मोशन में टॉर्क, ठीक है, इन दोनों को हम किस तरह से आपस में रिलेट कर सकते हैं, इनका कंपैरिजन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो बच्चों, यहां पर हमारे पास एक सिंपल, हमने एक सिस्टम लिया है, उस एक सिंपल सिस्टम की मदद से हम न्यूटन सेकंड लॉ लिखेंगे फॉर रोटेशन। इससे पहले जो आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है, न्यूटन सेकंड लॉ, उसमें हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू एम ए। इसमें ये क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन। तो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर मोशन को रिप्रेजेंट करती है। अब इसी लॉ को हमने दोबारा से लिखना है, लेकिन किस मोशन के लिए? एंगुलर मोशन के लिए या रोटेशन के लिए। ठीक हो गया? तो बच्चों, हमारे पास
जो सिस्टम है यहां पर, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास ये ब्लू आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास एक रॉड है, ये हमारे पास एक रॉड है, और ऐसा रॉड है जिसका मैस नहीं है। ठीक है, मतलब आइडियल केस हमने यहां पर सपोज किया है कि ये एक मैसलेस रॉड है। इस रॉड के एक एंड को हमने यहां फिक्स किया हुआ है। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो रॉड के एक एंड को हमने अपने सिस्टम के, हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के साथ फिक्स किया हुआ है, और रॉड के दूसरे एंड पर आपको ये जो ग्रीन कलर है इसमें नजर आ रहा है एक मैस अटैच किया हुआ है। ठीक हो गया, ये हमारा पूरा सिस्टम है। बच्चों अब यहां पर एक फोर्स लग रही है इस मैस के ऊपर। अच्छा, यहां पर एक और बात भी आप सुनते चलें, ये देखें, ये इस तरह से है, ये रॉड है हमारा और ये मैस लगा हुआ है, और यहां से रॉड जो है वो फिक्स है। ठीक है, अगर ये रॉड इस तरह से रोटेट करता है तो रॉड के रोटेट करने से ये जो मैस है, ये मैस एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। इसके अलावा ये कोई और मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता, ये वाला मैस। ठीक है बच्चों, जिस तरह हमारा जो मैकेनिक्स का फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा कि सर्कुलर मोशन में और एंगुलर मोशन में क्या फर्क होता है। तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप खाली इस मैस के मोशन को देखेंगे तो ये मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे, तो खाली इस मैस का मोशन क्या है, सर्कुलर। लेकिन अगर ये रॉड और मैस इस पूरे सिस्टम का मोशन देखें तो फिर वो क्या होगा, वो एंगुलर होगा, क्योंकि रॉड इस तरह से मूव करेगा तो पूरे सिस्टम का जो मोशन है वो एंगुलर होगा, लेकिन खाली इस मैस का जो मोशन है वो सर्कुलर होगा। ठीक हो गया। तो बच्चों अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बना लीजिए। ठीक है, आपको पता है कि हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बना लीजिए। ये फोर्स एंगल थीटा बना रही है इस रॉड के साथ। इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बना लीजिए। ठीक है, एक इसका ये वाला कंपोनेंट है, एक ये वाला कंपोनेंट है। जो थीटा के बिल्कुल सामने है ये वाला, ये है जी इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये है इसका रेडियल कंपोनेंट। बच्चों जिस तरह एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट होता है, यहां पर ये एक्स कंपोनेंट नहीं है, ये रेडियल कंपोनेंट है। यहां पर ये वाई कंपोनेंट नहीं है बल्कि ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है। टेंजेंशियल क्यों है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो सर्कल है उसके ऊपर टेंजेंट की डायरेक्शन में, जिस तरह सर्कल के ऊपर टेंजेंट होता है ना, तो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे जैसे सर्कल के ऊपर टेंजेंट होता है, इसलिए इसको हम कहेंगे टेंजेंशियल। अब एक छोटी सी बात मुझे आप बता दें, बस आप ये मुझे बताएं कि इस मैस को सर्कुलर पाथ पर मूव करवाने के लिए फोर्स का कौन सा कंपोनेंट यहां पर एक्टिव है? सोचें अपने जहन में, वीडियो को चाहे पॉज कर लें आप और उसके बाद मुझे आंसर दें। बड़ा सिंपल है, जो ये वाला कंपोनेंट है रेडियल कंपोनेंट, ये तो रॉड को या इस मैस को इधर को खींच रहा है, तो ये तो सर्कल में मूव नहीं करवाएगा। ये वाला जो कंपोनेंट है, ये देखें यूं, ये देखें यूं, जो ये वाला कंपोनेंट ये मूव करवाएगा सर्कल में, ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है। क्लियर हो गया? ठीक हो गया। तो बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ को हम अब लिख सकते हैं यूं करके, फोर्स कौन सी, यहां पर कौन सा कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, और जो एक्सेलरेशन होगा इसमें प्रोड्यूस, सिर्फ इस मैस की बात मैं कर रहा हूं, पूरे सिस्टम की बात नहीं हो रही यहां पर, यानी कि रॉड और मैस, ये पूरा सिस्टम है, इसकी बात नहीं हो रही, खाली मैस की बात हो रही है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये क्या है, टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है बच्चों, अब चूंकि इसने सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू कर दिया है और इस मैस का जो मोशन है वो सर्कुलर है, लेकिन इस रॉड का जो मोशन है वो कौन सा मोशन है, वो रोटेशनल मोशन है, वो एंगुलर मोशन है। तो यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि ये फोर्स क्या प्रोड्यूस कर रही है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। अगर ये फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है तो उस टॉर्क को कैलकुलेट भी किया जा सकता है। कैसे बच्चों? इस इक्वेशन को हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन 1, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद R। बोथ साइड्स को आप R से मल्टीप्लाई करते हैं। ये R क्या है? इस रॉड की लेंथ,
और क्या है, इस रॉड की लेंथ, और दूसरे लफ्जों में आर क्या है, इस सर्कल का रेडियस। आर इस सर्कल का रेडियस भी है और आर इस रॉड की लेंथ भी है। इसे मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो ये बन जाएगा आर एफ इज इक्वल टू एम ए आर। दोनों तरफ हमने आर से मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों हमने इससे जो पहला हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जो लीनियर एक्सेलरेशन है इसको एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। कैसे? ए इज इक्वल टू आर एल्फा। ठीक है बच्चों, अब ए की वैल्यू यहां पुट कर दें तो हमारे पास बन जाएगा एम, और ए की जगह क्या आ जाएगा, आर एल्फा, और ये आर पहले से मौजूद है तो ये बन जाएगा एम आर 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 स्क्वेयर और एल्फा, और इस तरफ हमारे पास क्या है, आर और एफ। बच्चों इससे पीछे हमने टॉर्क वाला अभी अभी टॉपिक पढ़ा है। आर एफ यानी कि रेडियस और फोर्स, इनका जो प्रोडक्ट है किसके बराबर होता है, टॉर्क के बराबर होता है। तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, टॉर्क। सो हमारे पास क्या आ गया जी, टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर एल्फा। ठीक है, अभी हम बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं अभी आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं कि ये जो नई इक्वेशन हमारे पास आ गई है ना, इक्वेशन नंबर 2, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये है न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशन। ये है न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशन। क्लियर हो गया? लेकिन इस इक्वेशन को अभी हमने डिस्कस करना है कि इस इक्वेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे ही मैं लिख लेता हूं F इज इक्वल टू एम ए। इसके नीचे मैं लिख लेता हूं जी F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, और ये जो इक्वेशन अभी अभी आई है मेरे पास, ये क्या है, T इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर एल्फा। अभी जरा सुने समझें। लीनियर मोशन में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, a, और एंगुलर मोशन में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा। लो जी, ये तो बात हो गई क्लियर। लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है, फोर्स। वही काम, फोर्स वाला काम एंगुलर मोशन में कौन करता है, टॉर्क। ओके हो गया। उसके बाद है हमारे पास ये मैस क्या है। बच्चों आपने इनर्शिया का लफ्ज सुना होगा, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो यहां ये आई बटन में इनर्शिया वाले टॉपिक का लिंक जो है वो शेयर हो रहा है, आप उसको क्लिक करके इनर्शिया को डिटेल से समझ सकते हैं। इनर्शिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने अंदर आने वाले चेंज को अपोज करती है। अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई जिस्म मूव कर रहा है तो उसे मूव करने में, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लीनियर मोशन में है। अगर कोई जिस्म स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसे मूव करवाना कितना आसान है, यह है उसका इनर्शिया। अगर उसे मूव करवाना आसान है तो उसका इनर्शिया कम है, अगर उसे मूव करवाना मुश्किल है तो उसका इनर्शिया ज्यादा है। यह तो बात हो गई लीनियर मोशन में। बच्चों एंगुलर मोशन में भी इनर्शिया हो सकता है, यस। तो वहां कैसा होगा, ऐसे ही होगा। अगर किसी जिस्म को रोटेट करवाना आसान है तो हम कहेंगे उसका जो इनर्शिया है वो कम है, और अगर उसको रोटेट करवाना मुश्किल है तो हम कहेंगे उसका इनर्शिया ज्यादा है। यही इनर्शिया अगर लीनियर मोशन में हो तो इसे कहते हैं सिंपली इनर्शिया, और यही इनर्शिया अगर एंगुलर मोशन में हो तो इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों एंगुलर मोशन में हमारे पास क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अभी मुझे लीनियर मोशन में क्या होता है, खाली इनर्शिया, और यही इनर्शिया अगर एंगुलर मोशन में चला जाए, रोटेशन में चला जाए, तो यही इनर्शिया क्या बन जाता है, यही इनर्शिया बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया का रोल कौन प्ले करता है, लीनियर मोशन में इनर्शिया का रोल प्ले करता है मास, और एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल कौन प्ले करता है, एम आर स्क्वेयर। तो बच्चों ये एम आर स्क्वेयर क्या हुआ, ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर हो गया? अब इस इक्वेशन में टॉर्क इज इक्वल टू, ये जो एम आर स्क्वेयर है
इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आई और साथ में क्या आ गया, अल्फा। लो जनाब, अब लिख लें आप F इज इक्वल टू एम ए। ये दोनों इक्वेशंस आपके सामने हैं, ठीक है। ये देखें जी, न्यूटन सेकंड लॉ, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ, ये न्यूटन सेकंड लॉ फॉर लीनियर मोशन और ये न्यूटन सेकंड लॉ फॉर एंगुलर मोशन या फॉर रोटेशन। लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन ए, एंगुलर मोशन में एक्सेलरेशन अल्फा, लीनियर मोशन में फोर्स एफ, एंगुलर मोशन में यही काम टार्क, लीनियर मोशन में इनर्शिया का रोल मैस, एंगुलर मोशन में इनर्शिया का रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज इक्वल टू आई और आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज का हमारा जो लेक्चर था ये था टॉर्क और न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशन पे। मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स 2 फॉर बीएस प्रोग्राम्स। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।